हे गाइस, वेलकम बैक टू मनीषा कॉमर्स क्लासेस। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने 2000 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज़ में हम कॉमर्स से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। सभी सब्जेक्ट्स के हम एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे और 120 एमसीक्यूज़ बिजनेस इन्वायरमेंट के हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। फर्स्ट 210 एमसीक्यूज़ हैं जो वो हम बिजनेस इन्वायरमेंट के ही कवर करेंगे। उसके बाद हम अदर सब्जेक्ट्स के उसके बाद 200 क्वेश्चन हैं जो वो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कर लेंगे, या इसी तरीके से हम सभी सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे 200 क्वेश्चन करके। ऑलमोस्ट 10 सब्जेक्ट्स तो हमारे कवर हो ही जाएंगे कॉमर्स के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 121 क्वेश्चन। इससे आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द एबोल्यूशन ऑफ सिख इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट दैट इज SICA बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा इन। इस बिल को लोकसभा में कब इंट्रोड्यूस किया गया? ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन नंबर ए अगस्त 2001, बी नवंबर 2001, सी जनवरी 2002 या डी अप्रैल 2001। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जनवरी 2002। इस बिल को कब इंट्रोड्यूस किया गया? जनवरी 2002 में। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रिव्यूड द वर्किंग ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग अंडर द इंडस्ट्रियल एक्ट 1951 मेड सेंसेशनल डिस्क्लोजर। किसने रिव्यू किया इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को? तो ऑप्शंस हैं हमारे पास। डॉक्टर R.K. हजारी, सबिमल दत्त या सी P. स्वामीनाथन या डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा हमारा डॉक्टर R.K. हजारी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 नो परमिशन विल बी नेसेसरी फॉर हायरिंग ऑफ। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के अंतर्गत हमें किस चीज़ के लिए परमिशन थी वो जो नहीं लेनी पड़ती थी, ज़रूरी नहीं थी परमिशन लेनी? तो ऑप्शन है हमारे पास, फॉरेन टेक्नीशियंस, बी फॉरेन टेस्टिंग ऑफ इंडिजीनियसली डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज, या सी बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑब्वियस बोथ ए एंड बी। इन दोनों के लिए जो परमिशन लेनी की ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 125। जो 124th क्वेश्चन था वो मैंने हटा दिया, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, उसकी जगह मैं आपको फिर कभी कोई न्यू क्वेश्चन दे दूँगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125। इन द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन 1991 द गवर्नमेंट हैड क्लैरिफाइड दैट इट वुड परमिट 100% फॉरेन इक्विटी इन हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज इन केस। किस केस में जो 100% फॉरेन इक्विटी है उसको इजाज़त दी गई है, उसको परमिट किया गया है? ऑप्शन है हमारे पास, सच इंडस्ट्रीज वुड नॉट यूज़ इंपोर्टेड गुड्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, या फिर उन इंडस्ट्रीज़ को जो इंपोर्टेड गुड्स अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ नहीं करती। ऑप्शन नंबर बी, प्रोड्यूस्ड गुड्स शुड नॉट बी लग्जरी गुड्स, या फिर प्रोड्यूस्ड गुड्स लग्जरी गुड्स नहीं होंगी, या फिर एंटायर आउटपुट वॉज एक्सपोर्टेड, या डी नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी नहीं। तो किस केस में 100% फॉरेन इक्विटी है जो वो परमिट की गई है? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ एंटायर आउटपुट वॉज एक्सपोर्टेड। जब हम एंटायर आउटपुट को एक्सपोर्ट करेंगे तो इसमें 100% फॉरेन इक्विटी है जो इसको परमिशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द परसेंटेज ग्रोथ रेट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इन 2015-16। जो सेकेंडरी सेक्टर है उसकी 2015-16 में परसेंटेज ग्रोथ थी जो क्या थी? ऑप्शन हैं 28%, बी 28.50%, या सी 29%, या डी 32%। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 28%। सेकेंडरी सेक्टर की जो ग्रोथ थी 2015-16 में वो थी 28%। सो ए विल बी अवर राइट आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसीज वर द फॉलोइंग मेजर चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड। किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में ये चेंजेस हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए? कौन कौन से चेंजेस है पहले ये देख लेते हैं। लिबरलाइजेशन ऑफ लाइसेंस्ड कैपेसिटी, रिलैक्सेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ बैकवर्ड एरियाज। अब कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956, इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1977, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1980, या इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991। तो इसका आंसर होगा हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो 1991 थी इसमें बहुत सारे मेजर चेंजेस किए गए थे, लाइक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम LPG बोल देते हैं। वो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ये मेजर चेंजेस हैं जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 में किए गए थे। इसमें ही जो लिबरलाइजेशन है मैंने आपको बता दिया कि लिबरलाइजेशन किया गया, रिलैक्सेशन दी गई इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को, और जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं जो वो सेटअप करने की बात की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वी चेक द गवर्नमेंट चेक्स रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस किस सेक्ट के अंडर है जो चेक करती है? ऑप्शन है
फेमा 1997, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 या इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक्ट 1991 या डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा हमारा नन ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि जो रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस है वो पहले तो एमआरटीपी एक्ट 1969 के अंडर चेक की जाती थी, बट एमआरटीपी एक्ट को अब अबोलिश कर दिया गया है, तो अब इसकी जगह है कंपटीशन एक्ट 2002। तो इसका सही आंसर होगा हमारा कंपटीशन एक्ट 2002। कई बार आपको ऑप्शन में एमआरटीपी एक्ट भी दिया रह सकता है, तो आप एमआरटीपी एक्ट को भी टिक कर सकते हैं अगर कंपटीशन एक्ट ऑप्शन में ना हो तो। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 129, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टुक प्लेस फर्स्ट। कौन सी कंट्रीज़ में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है जो पहले हुआ? तो ऑप्शंस हैं ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी इंग्लैंड या फिर डी यूएसए। तो कौन सी कंट्री में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है जो सबसे पहले हुआ? वो हुआ इंग्लैंड में। तो ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फैक्टर्स इंक्लूड इन द टोटल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस के टोटल इन्वायरमेंट में कौन कौन से फैक्टर आ जाते हैं? ऑप्शंस है पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल एंड कल्चरल या इकोनॉमिक फैक्टर या डी ऑल ऑफ द अबव। मेरे ख्याल से तो डी ऑल ऑफ द अबव। ये सभी फैक्टर्स हैं जो ये सारे के सारे फैक्टर्स ही हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में आते हैं। तो इसका सही आंसर होगा हमारा डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टेबल एंड डायनेमिक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इज इंडिस्पेंसिबल फॉर। A stable and dynamic political environment is indispensable for। ऑप्शंस हैं बिजनेस ग्रोथ, एनहेंस द एक्सपोर्ट या सी बोथ ए एंड बी या डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा हमारा जो स्टेबल एंड डायनेमिक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है वो किस चीज़ के लिए इंडिस्पेंसिबल होता है? बिजनेस ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग विच इंटरनल फैक्टर इन्फ्लुएंस द स्ट्रेटजी एंड अदर डिसीजंस ऑफ द बिजनेस। ऑप्शंस हैं वैल्यू सिस्टम, बी मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, सी मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड नेचर या डी ऑल ऑफ द अबव। तो इंटरनल फैक्टर्स हैं जो वो किस चीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं? फर्स्ट है वैल्यू सिस्टम, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, नेचर या डी ऑल ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस है डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फाइनेंशियल फैक्टर। इनमें से कौन सा फाइनेंशियल फैक्टर नहीं है? ऑप्शंस हैं हमारे फाइनेंशियल पॉलिसीज, बी ब्रांड इक्विटी या सी फाइनेंशियल पोजीशन या डी कैपिटल स्ट्रक्चर। तो इसमें से देखने से ही पता चल रहा है हमारा कि कौन सा इसमें फाइनेंशियल फैक्टर नहीं है। ऑब्वियस है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ ब्रांड इक्विटी, बिकॉज फाइनेंशियल पॉलिसीज, फाइनेंशियल पोजीशन, कैपिटल स्ट्रक्चर ये तो है ही फाइनेंस से रिलेटेड, तो ये तो है ही फाइनेंशियल फैक्टर। जो ब्रांड इक्विटी है वो एक फाइनेंशियल फैक्टर नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द माइक्रो फोर्सेज नीड डैश अफेक्ट ऑल द फर्म इन ए पर्टिकुलर इंडस्ट्री इन द सेम वे। ऑप्शंस हैं नेसेसरली, बी नॉट नेसेसरली, सी पार्शियली या डी नन ऑफ दीज। तो आपको क्या लगता है इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी, दैट इज़ नॉट नेसेसरली। द माइक्रो फोर्सेज नीड नॉट नेसेसरली अफेक्ट ऑल द फर्म इन ए पर्टिकुलर इंडस्ट्री इन द सेम वे। मतलब क्या है कि जो माइक्रो फोर्सेज है ज़रूरी नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की फर्म्स की, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की सभी फर्म्स को सेम वे में ही अफेक्ट करे। किसी फर्म पर माइक्रो फोर्सेज हैं जो किस फर्म पर उसका कुछ और इफेक्ट पड़ता है, किसी फर्म पे कुछ और इफेक्ट पड़ता है, सभी फर्म्स पे सेम इफेक्ट है जो वो नहीं पड़ता है। तो इसका सही आंसर आएगा नॉट नेसेसरली। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोज हु सप्लाई द इनपुट्स लाइक रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट्स टू द कंपनी आर नोन एज। ऑब्वियस है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ना, कि जो पर्सन्स कंपनी को रॉ मटेरियल और कंपोनेंट्स सप्लाई करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सप्लायर्स बोलते हैं, कस्टमर बोलते हैं, कंज्यूमर बोलते हैं या कॉम्पिटिटर्स बोलते हैं। तो ऑब्वियस है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम सप्लायर्स बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉम्पिटिशन विच सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ डिज़ायर इज कॉल्ड। वह कॉम्पिटिशन जो पर्टिकुलर कैटेगरी की डिज़ायर को सेटिस्फाई करता है उसको क्या बोलते हैं हम? ए ब्रांड कॉम्पिटिशन, प्रोडक्ट फॉर्म कॉम्पिटिशन, जेनरिक कॉम्पिटिशन या डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा जो एक पर्टिकुलर कैटेगरी की डिज़ायर को सेटिस्फाई करता है उसको हम बोलते हैं जेनरिक कॉम्पिटिशन। ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंज्यूमर एनकाउंटर्स द ऑप्शंस हैं ब्रांड कंपटीशन, प्रोडक्ट फॉर्म कंपटीशन, जेनरिक कंपटीशन या डिज़ायर कंपटीशन। तो कंज्यूमर एनकाउंटर्स द, इसका सही आंसर होगा हमारा ब्रांड कंपटीशन, सॉरी इसका सही आंसर होगा हमारा ब्रांड कंपटीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लो इनकम मे बी द रीज़न फॉर द वेरी फ्यू डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट। लो इनकम है जो वो किसी प्रोडक्ट की बहुत थोड़ी डिमांड, मतलब वेरी फ्यू डिमांड रीज़न हो सकता है, कैसी कंट्री में रीज़न हो सकता है। ऑप्शन है इन ए डेवलपिंग कंट्री, इन ए डेवलप्ड कंट्री या बोथ ए एंड बी या डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा इन ए डेवलपिंग कंट्री। जब एक डेवलपिंग कंट्री में किसी प्रोडक्ट की जो डिमांड है, ठीक है, वो कैसे कम होगी, ऑब्वियस है अगर लोगों की इनकम है जो वो लो होगी किसी डेवलपिंग कंट्री में, तो जो प्रोडक्ट की डिमांड है ऑब्वियस है वो कम ही होगी। तो ऐसा कहाँ होगा, ऑब्वियस है कि डेवलपिंग कंट्री में ही हो सकता है, डेवलप्ड कंट्री में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें जो लोगों की इनकम है वो लो नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हैज़ कंपोनेंट्स। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन या ऑल ऑफ द अबव। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है जो, इसको हम इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 भी बोलते हैं। तो इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। LPG, दैट इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ मिक्स्ड इकोनॉमी इज़ नेसेसरी अ डैश इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी है जो वो किस टाइप की इकोनॉमी होती है। ऑप्शंस हैं कंट्रोल्ड, या बी प्लान्ड, सी ऑर्गेनाइज्ड या डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा बी प्लान्ड इकोनॉमी। जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है वो एक प्लान्ड इकोनॉमी होनी चाहिए, जैसे कि हमारी इकोनॉमी है, इंडिया की इकोनॉमी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141 एवरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी एम्प्लॉयज natural, human and material resources and contribute to the aggregate flow of goods and services during a time period. This aggregate flow of goods and services represent the total income earned by the factor of production employed during the year and is popularly called, और उसको popularly हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर कैपिटा इनकम या नेशनल इनकम, सी पर हेड इनकम या डी नन ऑफ द अबव। देखिए ऑप्शन क्वेश्चन क्या था हमारा कि जो हर एक सेक्टर है इकोनॉमी का, ठीक है, हर एक सेक्टर है जो इकोनॉमी का उसमें एम्प्लॉय होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज और मटेरियल रिसोर्सेज, और कंट्रीब्यूट क्या किया जाता है एग्रीगेट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो वो एक टाइम पीरियड में वो कंट्रीब्यूट की जाती हैं। जो एग्रीगेट फ्लो होता है गुड्स एंड सर्विसेज का वो टोटल इनकम रिप्रेजेंट करता है। हम उसको कहते हैं कि जो फैक्टर्स हैं इन फैक्टर्स को एम्प्लॉय करके, इन फैक्टर्स को कंट्रीब्यूट करके हमने टोटल इनकम इतनी अर्न की है। तो इस टोटल इनकम को ड्यूरिंग द ईयर उस टोटल इनकम को क्या बोला जाता है, पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम, पर हेड इनकम या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा उस टोटल इनकम को बोलते हैं हम नेशनल इनकम। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनीज एक्ट आर। कंपनीज एक्ट के बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या हैं। ऑप्शंस हैं ए मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ गुड बिहेवियर एंड बिजनेस ऑनेस्टली इन कंपनी प्रमोशन एंड मैनेजमेंट, या फिर अ सीलिंग ऑन द शेयर ऑफ प्रॉफिट पेबल टू मैनेजमेंट एज रेम्यूनरेशन फॉर सर्विस रेंडर्ड, या सी अ चेक ऑन देयर ट्रांजैक्शन वेयर देयर वाज ए पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी एंड इंटरेस्ट, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका आंसर होगा डी ऑल ऑफ द अबव। ये सभी कंपनीज एक्ट के हैं जो वो बेसिक ऑब्जेक्टिव है। अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ गुड बिहेवियर एंड बिजनेस ऑनेस्ट इन कंपनी प्रमोशन मैनेजमेंट, मतलब क्या है, जब कंपनी का प्रमोशन करना है, कंपनी का मैनेजमेंट करनी है, कंपनी के प्रमोशन और मैनेजमेंट में एक मिनिमम स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है गुड बिहेवियर का, कुछ एथिक्स फिक्स किए जाते हैं। और सीलिंग ऑन द शेयर ऑफ प्रॉफिट पेबल टू मैनेजमेंट, जो मैनेजर्स हैं हमारे, जो मैनेजमेंट है उनको कितनी रेम्यूनरेशन दी जानी है, वो प्रॉफिट का कितना परसेंट उनको रेम्यूनरेट किया जाएगा, कितने परसेंट उनको रेम्यूनरेशन दी जाएगी, उसकी एक सीलिंग फिक्स की जाती है कि लाइक 10%, 11%, प्रॉफिट का कितने परसेंट दिया जाएगा, उसकी एक सीलिंग मतलब अपर लिमिट फिक्स की जाती है। अ चेक ऑन देयर ट्रांजैक्शन वेयर देयर वाज ए पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी एंड इंटरेस्ट, और उन सभी ट्रांजैक्शंस को चेक किया जाता है, उन सभी ट्रांजैक्शन को चेक किया जाता है जिसमें लगता है कि ड्यूटी और इंटरेस्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, मतलब बंदा थोड़ा भटक सकता है। नेक्स्ट है द रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड
प्रैक्टिसेस RTPs आर डिस्क्राइब्ड इन रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस है जो वो किस में डिस्क्राइब की गई हैं। तो ऑप्शंस ये हैं हमारे सेक्शन 33(1), या बी सेक्शन 33(2), सी सेक्शन 33(3), या डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा हमारा सेक्शन 33(1). जो हमारा सेक्शन 33(1) है उसमें रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं जो उनको डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग विच मेजर्स द गवर्नमेंट हैज़ टेकन टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर इंटरेस्ट। ऑप्शंस हैं स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस, बी डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर, या सी बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा बोथ ए एंड बी, मतलब ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऑप्शंस क्या थे हमारे, स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस मतलब ऑब्वियस है गवर्नमेंट कुछ मैंडेटरी रेगुलेशंस कुछ स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस भी बनाती है, और डेवलपमेंट और एक्सपेंशन भी करती है पब्लिक सेक्टर का। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा हमारा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोल ऑफ कंज्यूमरिज्म हैज़। कंज्यूमरिज्म का क्या रोल है, कंज्यूमर एजुकेशन, या प्रोडक्ट रेटिंग, लिएजन विद गवर्नमेंट एंड विद प्रोड्यूसर्स, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ द अबव, कंज्यूमरिज्म। ठीक है, कंज्यूमरिज्म का जो रोल है वो क्या है, कंज्यूमर को एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं, प्रोडक्ट रेटिंग भी होती है, लिएजन विद गवर्नमेंट एंड विद प्रोड्यूसर। ये सारे ऑप्शन है जो हमारे, ये सारे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। The process whereby activities or enterprises that were once performed or operated by the government and its employees are now performed, managed or owned by private business and individuals is known as। options हैं प्राइवेटाइजेशन, बी लोकलाइजेशन, सी ग्लोबलाइजेशन, या डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑब्वियस है प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि अगर वो पहले गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ में थे, जो इंडस्ट्रीज़ उनको गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही थी, उनकी एक्टिविटीज़ को गवर्नमेंट देख रही थी, अब प्राइवेट बिजनेसेस में आ गए हैं वो, तो उसका मतलब क्या है कि प्राइवेटाइजेशन हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूट वाउचर्स अक्रॉस द पॉपुलेशन एंड अटेम्प्ट्स टू एलोकेट एसेट अप्रोक्सीमेटली इवनली अमंग वाउचर होल्डर्स, दिस प्रोसेस इज नोन एज। फर्स्ट इज सेल टू आउटसाइडर, स्पॉन्टेनियस प्राइवेटाइजेशन, या सी इक्वल एक्सेस वाउचर प्राइवेटाइजेशन, या डी मैनेजमेंट एम्प्लॉय बाय आउट। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इक्वल एक्सेस वाउचर प्राइवेटाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 148, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ग्लोबल कंपनी इज। ऑप्शंस हैं, इट इज़ ए कॉन्ग्लोमरेट ऑफ मल्टीपल यूनिट्स बट ऑल लिंक्ड बाय कॉमन ओनरशिप, बी मल्टीपल यूनिट्स ड्रॉन ऑन ए कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज सच एज मनी, क्रेडिट, इंफॉर्मेशन, पेटेंट, ट्रेड नेम्स, सी द यूनिट रिस्पॉन्ड टू सम कॉमन स्ट्रेटजी, या डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। एक ग्लोबल कंपनी की ये सभी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ए भी, बी भी और सी भी। दैट इज़ ए में क्या था, इट इज़ ए कॉन्ग्लोमरेट ऑफ मल्टीपल यूनिट्स बट ऑल लिंक्ड बाय कॉमन ओनरशिप। ठीक है, मतलब बहुत सारी यूनिट्स होती हैं पर ओनरशिप है जो वो कॉमन होती है, कॉमन ओनरशिप के द्वारा लिंक होती है, जुड़ी होती हैं। मल्टीपल यूनिट्स ड्रॉन ऑन ए कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज सच एज मनी, क्रेडिट, इंफॉर्मेशन, पेटेंट, ट्रेड नेम्स। मतलब जितनी भी यूनिट्स हैं हमारी, ठीक है, जितनी भी यूनिट्स होती हैं ग्लोबल कंपनी की, उन सभी की एक कॉमन पूल होता है, मतलब कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज होता है। जैसे मनी एक ही जगह से आती है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन एक ही जगह से आती है, क्रेडिट एक ही जगह से आता है, पेटेंट एक ही जगह से होता है, ट्रेड नेम्स, मतलब ये सारा कुछ एक ही जगह से होता है, कॉमन पूल होता है। द यूनिट रिस्पॉन्ड टू सम कॉमन स्ट्रेटजी, और जो यूनिट्स हैं, जितनी भी यूनिट्स हैं, उन सभी को किसी एक कॉमन यूनिट को, मतलब जो भी इनका वो हेड होता है उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा डी ऑल ऑफ द अबव। अच्छा ऐसा है कि मैं ना आपको ये दो क्वेश्चन नंबर 149 एंड क्वेश्चन नंबर 150। 149 में क्या है, देखिए, द फीचर ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज, ऑप्शंस हैं डी लाइसेंसिंग विद सर्टेन एक्सेप्शंस, बी लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजीज पार्टिसिपेशन, या सी बोथ एंड बी, या डी नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन और 150th क्वेश्चन, ये दोनों मैं आपको एज अ होमवर्क दे रही हूँ। आप कमेंट करके मुझे इसके आंसर्स बताइएगा, और बताइएगा कि आपने जो भी 121 से लेकर 150 तक क्वेश्चन किए हैं उनमें से आपके कितने करेक्ट क्वेश्चन थे। चलिए 150th क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वुड बी पॉसिबल विद द इंक्रीमेंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल स्किल, मैनेजरियल स्किल, एम्प्लॉयज़, या बोथ एंड बी। ये 149th क्वेश्चन और 150th क्वेश्चन, ये दोनों आपको करके लेके आनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।